तो चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव आज या कल जाएगा, समझ में आया ना। चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव, और 3 के बाद जस्ट 4 का भी जाएगा। तो 3, 4 के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्टिव जाता है सब लोग फटाफट बिना कहे आंसर उसका बना के भेजें, ठीक है ना। 3rd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जैसे जाएगा टेलीग्राम पे सब लोग आंसर बना के तुरंत भेजेंगे, और उसके बाद जल्दी से हम लोग उसका वीडियो अपलोड कर लें। नहीं भेजते हैं लोग, 1-2 लड़के हैं लोग भेजते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को भेजना है, अब नहीं भेजते हैं तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। अब जिनको पढ़ना ही नहीं है उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जो पहले ही ठान लिए हैं कि नहीं पढ़ना है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ये 2 जो है डिफरेंस हम लोगों को देखना था, याद आ रहा होगा। हेट्रोक्रोमैटिन और कौन सा, यूक्रोमैटिन, ठीक है ना। तो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन हम लोग किसको बोलते हैं बताएं। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन हम लोग बोलते हैं जब उच्च स्तरीय क्रोमैटिन का पैकेजिंग होता है, समझ में आया ना। उच्च स्तरीय क्रोमैटिन के पैकेजिंग का मतलब होता है कि हाई लेवल पे, ठीक है ना। यानी जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीवों में जब क्रोमैटिन की पैकेजिंग होती है तो उस समय उस कंडीशन में, ठीक है ना, ज़रूरत होती है एक और प्रोटीन की जिसको हम लोग कहते हैं NHCP, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है ना। NHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसी क्रम में कुछ जगहों पर हम लोगों को मिल जाएगा क्या चीज़, एक और प्रोटीन। और इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से बताएं, इसको हम लोग जानते हैं यूक्रोमैटिन के नाम से। और एक और तरह का प्रोटीन मिलेगा जिसको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में अंतर पूछा जाता है, तो इसमें कम से कम 2-3 अंतर जो है हम लोगों को लिखना होगा। तो दोनों के बारे में हम लोगों से पूछा जाए तो देखें, सबसे पहले यूक्रोमैटिन की अगर बात करें हम लोग, तो यूक्रोमैटिन कैसे बंधे होते हैं बताएं। ये पहला अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे अंतर हम लोग आराम से लिख पाएंगे। यूक्रोमैटिन जो है कैसे बंधे होते हैं बताएं, ढीले ढाले बंधे होते हैं, ठीक है। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो अच्छे ढंग से बंधे होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो कैसे बंधे होते हैं, अच्छे ढंग से बंधे होते हैं। पहला अंतर है ये दोनों के बीच, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच पहला अंतर है। दूसरा अंतर हो जाएगा, यूक्रोमैटिन जो है वो हल्के अभिरंजित होते हैं। यूक्रोमैटिन कैसे होते हैं, हल्के अभिरंजित, और हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन कैसे होते हैं, गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं, ये दूसरा अंतर है। यूक्रोमैटिन कैसा होगा फिर से बताएं, हल्के अभिरंजित का मतलब क्या हो गया, लाइटली स्टेन्ड। लाइटली स्टेन्ड का मतलब हो गया कि ये कम गहरे रंग के होंगे, ज़्यादा काले रंग के नहीं होंगे, जबकि ये जो है कैसे होंगे, हाँ गाढ़े रंग के होंगे, ठीक है ना। तो ये 2 अंतर हो गया हम लोगों का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बताएंगे। यूक्रोमैटिन जो है ये किनारे किनारे पे होंगे, केंद्रक के किनारे किनारे पे होंगे, और हेट्रोक्रोमैटिन जो है ये बीच में होते हैं। यूक्रोमैटिन जो है वो किस प्रकार से, ट्रांसक्रिप्शनली, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शनली का मतलब हो गया अनुलेखन में सक्रिय होते हैं। यूक्रोमैटिन अनुलेखन में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, और हेट्रोक्रोमैटिन अनुलेखन में निष्क्रिय होते हैं। अनुलेखन में कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो ये 4 अंतर हैं, चारों में से जो जो याद आता है वो हम लोग लिख लें, लिख पाएंगे ना। चलें इसके बाद जो है देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में आएगा आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो ध्यान रखें हम लोग कि मेंडल वगैरह का सब बात पढ़ के, और उनके बाद जो साइंटिस्ट आए थे, ठीक है ना, वाल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी, थॉमस हंट मोर्गन, और एरिक वॉन फेरमैक भी हम लोग देखे थे, ठीक है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो उन सभी के आधार पर जो है ये तो बता दिया गया कि भाई आनुवांशिक पदार्थ जो है वो वही वंशागति का आणविक आधार है। मतलब आनुवांशिक पदार्थ जो है वंशागति के आणविक आधार, उसी को हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। उसी के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो है एक और प्रयोग हुआ सन 1928 में, ठीक है ना। एक और प्रयोग हुआ सन 1928 में। इस प्रयोग का नाम हम लोग क्या देते हैं बताएं, रूपांतरीय सिद्धांत। क्या नाम देते हैं हम लोग इसका, रूपांतरीय सिद्धांत नाम देते हैं। और इस रूपांतरण के सिद्धांत में एक साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे
क्या नाम था इस साइंटिस्ट का? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है ना। ये कौन थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसके पहले एक और आए थे, फ्रेडरिक मिशर, आए थे ना सन 1869 में। 1800 कब? 69 में आए थे, ठीक है, 1900 में नहीं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक मिशर जो है वो 1869 न्यूक्लियन की खोज करी थी उन्होंने। फ्रेडरिक मिशर ये 1928 रूपांतरीय सिद्धांत को इन्होंने किया था, समझ में आया ना। तो रूपांतरीय सिद्धांत को करने के लिए इन्होंने एक जीवाणु की सहायता ली। नाम क्या था उसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी होता है, लेकिन इन्होंने कौन सा लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु क्या करवाता है? एक बीमारी कराता है, नाम क्या है उसका? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग जो है कराने का कारक कौन है बताएं? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, ठीक है ना। तो ये जीवाणु जो है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु क्या करवाता है बताएं? न्यूमोनिया कराता है, ठीक है। जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है तब इसकी कुछ इकाई जो है वो कैसी दिखती है हम लोगों को? कुछ इकाई चमकीली दिखती है और कुछ इकाई कैसी दिखती है बताएं? चमकीली नहीं दिखती है। चमकीली नहीं दिखती है मतलब ये देखें, एक जो है चमकीली कॉलोनी मिलती है जिसको एस प्रभेद कहा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है हम लोगों को सक्ष कॉलोनी मिलती है जिसको आर प्रभेद कहा जाता है। सक्ष का मतलब क्या चीज़? रफ, ठीक है ना, रुखड़ा, समझ में आया ना। तो ये जो है चिकनी कॉलोनी बनाता है, चिकनी और चमकीली कॉलोनी बनाता है, और ये जो है रफ सरफेस बनाता है। इसका कारण क्या है? रफ सरफेस बनाने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो एस प्रभेद है ना, इस पे बहुसर्कराइड, ठीक है ना, पॉलीसैकराइड जिसको बोलते हैं, बहुसर्कराइड लिखा है थोड़ा हिंदी में, तो बहुसर्कराइड की परत पाई जाती है, समझ में आ रहा है ना। बहुसर्कराइड की परत पाई जाती है किसके ऊपर बताएं? ये जो एस प्रभेद वाले हैं। तो दो तरह के जीवाणु हैं यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन कौन? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक एस प्रभेद वाला और एक आर प्रभेद वाला, समझ में आया ना। एस प्रभेद और कौन? आर प्रभेद। दोनों में से सवाल है कि कौन न्यूमोनिया कराता है, कौन नहीं कराता है। अगर देखा जाए तो हम लोग बताएंगे कि आर प्रभेद में ये आवरण नहीं था बहुसर्करा का। एस प्रभेद उग्र से संक्रमित चूहे न्यूमोनिया से मर जाते हैं। ये जो एस प्रभेद है ना, एस प्रभेद जो है ये उग्र होता है। उग्र मतलब वायरुलेंट, संक्रमणकारी। एस प्रभेद जो है वो कैसा होता है? संक्रमणकारी होता है। जबकि आर प्रभेद से न्यूमोनिया नहीं होता है, ठीक है ना। आर प्रभेद से न्यूमोनिया होता है कि नहीं होता है बताएं? नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे अपने प्रयोग के लिए कौन कौन सा जीव चुने थे बताएं? एक जीव था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और एक जीव था कौन? चूहा। एक और जीव कौन था? चूहा। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु थे उसको किस में डाल रहे थे? ये चूहे में डाल रहे थे। चूहे में डालने पे क्या हो रहा था? चूहे की कभी चूहे की मृत्यु हो रही थी, कभी चूहा बच जा रहा था। तो चलते हैं हम लोग देखने कब मृत्यु हो रही है और कब बच जा रहा है, ठीक है। तो देखें 4 प्रयोग जो है ना उनके द्वारा किया गया इसको लेके, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जब एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है एस प्रभेद से न्यूमोनिया होता है या नहीं होता है? होता है। एस प्रभेद से न्यूमोनिया होता है। तो जब एस प्रभेद से न्यूमोनिया होता है, एस प्रभेद को ये डालेंगे चूहे में, उसको न्यूमोनिया होगा और चूहा की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, चूहा मर जाएगा, ठीक है। लेकिन वही आर प्रभेद को जब डालते हैं तो आर प्रभेद को डालने के बाद चूहा जो है वो क्या हो जाता है? जीवित बच जाता है। चूहा क्या हो जाता है? जीवित बच जाता है। क्योंकि आर प्रभेद से न्यूमोनिया होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। आर प्रभेद से न्यूमोनिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़? एस प्रभेद और आर प्रभेद दोनों को इंट्रोड्यूस करके पहले उन्होंने देखा। अब देखें उन्होंने किया क्या बताएं? किससे चूहे की मृत्यु हो रही है? एस को हीट किल किया। हीट किल मतलब गर्म करके इसको करीब करीब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जो है उस एस प्रभेद को इन्होंने क्या किया? मार दिया,
एस प्रभेद को क्या किया, मार दिया। तो एस प्रभेद को मारने के बाद ये देखिए लिखा है ना, एस प्रभेद जिसको ताप से इन्होंने क्या किया है, मृत किया है, हीट किल किया है। तो हीट किल करने के बाद जब ये चूहे में स्थानांतरित करते हैं, चूहा क्या हो जाता है, यानी देखिए जब एस प्रभेद को ऐसे डाल रहे हैं चूहे में, चूहे की मृत्यु हो जा रही है क्योंकि उसको निमोनिया हो रहा है। लेकिन जब उसको हीट किल करके, ताप से मृत करके चूहे में डाल रहे हैं, तब क्या हो रहा है, चूहा जीवित बच जा रहा है। ठीक है, तो अब देखें हम लोग, एस प्रभेद हो गया, और ये एस प्रभेद जो है कैसा हो जाता है बताएं, एस प्रभेद ताप से मृत वाले को ये मिला देते हैं किसके साथ, आर प्रभेद के साथ। एस प्रभेद को किसके साथ मिलाते हैं, आर प्रभेद के साथ। ठीक है ना, एस प्रभेद जो ताप से मृत है, क्या इससे चूहा मरता है, नहीं मरता है, जीवित रहता है। और आर प्रभेद से चूहा मरता है क्या, नहीं, इससे भी जीवित रहता है, दोनों से जीवित रहता है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके और तब चूहे में डाल रहे हैं, बेचारा चूहा क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। समझ में आया ना, तो चूहा मर जा रहा है, इसका मतलब ये, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जरूर ये देखिए मर किससे रहा था बताएं, एस प्रभेद से मर रहा था। लेकिन जब एस प्रभेद को ताप से मृत किए तब उसकी डेथ नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसको आर प्रभेद जीवित के साथ मिलाए, एस प्रभेद को मार के आर प्रभेद जीवित के साथ मिक्स कराए, तो जरूर एस प्रभेद से निकल के कुछ ना कुछ आर प्रभेद में गया होगा, जो इसको बना दिया होगा उग्र, वायरुलेंट। और वायरुलेंट बनाने के बाद जो है चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसी को कहा जाता है रूपांतरण का सिद्धांत। रूपांतरण मतलब रूप बदल दिया गया। किसका रूप बदल दिया गया, इस जीवाणु का, आर प्रभेद का। आर प्रभेद जो कि कैसा था, असंक्रमणकारी था, इसको संक्रमणकारी में हमने बदल दिया। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं हम लोग, रूपांतरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु रूपांतरण का सिद्धांत। देख रहे हैं ना, एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। ठीक है ना, लेकिन एक बात जो है अधूरी रह गई। एक बात अधूरी क्या रह गई, आनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सका फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा। मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये नहीं बता पाया कि एस प्रभेद से कौन सा चीज़ निकल के जा रहा है आर प्रभेद में। हम लोग तो अभी जानते हैं क्योंकि ये 2024 का टाइम है, समझ में आया ना। ये कब का टाइम था, 1928 का टाइम था। तो 1928 में ये जानकारी नहीं थी कि इसमें से निकल के इसमें क्या जा रहा है। हम लोग तो अभी जान रहे हैं ना कि डीएनए निकल के जा रहा है। एस प्रभेद से डीएनए निकल के किस में जा रहा है, आर प्रभेद में जा रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, मार दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन एस प्रभेद जो है इससे क्या निकल के आर प्रभेद में जा रहा है, ये इसकी जानकारी उस समय नहीं थी। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ बता भी नहीं पाए थे, उस समय संसाधनों की कमी थी। ठीक है, तो कम संसाधनों में ये सब बातें जो है नहीं मालूम हो पाई। उसके बाद जो है देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए रूपांतरण के सिद्धांत का जैव रासायनिक विश्लेषण किसने किया। जैव रासायनिक विश्लेषण किसने किया, देखिए हम लोग रूपांतरण के सिद्धांत का जैव रासायनिक विश्लेषण, ठीक है ना, जैव रासायनिक विश्लेषण जो है ये 3 लोगों ने किया था। कौन कौन, ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉइड और मैकलिन मैकार्थी। कब से कब तक इनका प्रयोग चला था, 1933 से 44 तक, 11 साल। ठीक है, 11 साल इनका प्रयोग चला था। समझ में आया ना, 11 साल इनका प्रयोग चला था। और देखें इनके पहले जो है ना समझा जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, प्रोटीन है। ये मतलब इनके प्रयोगों के पहले पता चला था कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, प्रोटीन है। लेकिन इनके प्रयोग के बाद ये मालूम चला कि प्रोटीन नहीं बल्कि कौन, डीएनए, आरएनए, ये जो है आनुवांशिक पदार्थ है। समझ में आ रहा है ना। तो इनका प्रयोग जो है यहीं तक सीमित था। इनका प्रयोग जो है 11 साल चला, जो इस बात को बताया कि भाई एस प्रभेद से कौन निकल के गया था आर प्रभेद में, जो उसको क्या बना दिया, वायरुलेंट बना दिया। ठीक है, अब चले डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ये तो बात उन लोगों ने बता दी थी, लेकिन एक और तरीके से इसको प्रूफ करना था। वैज्ञानिक लोगों को पता है ना, संतुष्टि नहीं होती है, वो फिर जो है ढूंढते हैं कि भाई सही सही बात बताया गया है कि नहीं। 1-2 बार तो चेक करते ही हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अब इसको पता करने के लिए एक और साइंटिस्ट आ गए, 2 लोग। कौन कौन बताएं। सन 1952 में,
सन 1952 में। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला प्रयोग कब चला था? 1928। और उनका जो है जैव रासायनिक विश्लेषण 33 से 44 तक, 1933 से 1944 तक। अब ये प्रयोग जो है कब आया? 1952 में। ठीक उनके बाद दो लोग थे यहाँ पे, अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज। ठीक है ना, अल्फ्रेड हर्शी और कौन? मार्था चेज। तो अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने अपने प्रयोग के लिए कितने चीज़ों को लिया था? दो चीज़ों को। ठीक है ना, एक विषाणु को लिया था और एक जो है जीवाणु को लिया था। समझ में आया ना? दो चीज़ों को लिया था इन्होंने। कौन कौन बताएं? एक विषाणु और एक क्या चीज़? जीवाणु। दो चीज़ों को इन्होंने लिया था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है ना कि ये जो विषाणु जीवाणु भोजी हैं, जीवाणु भोजी वाला विषाणु लिए थे। कल हम बताए थे कि जीवाणु भोजी किसको कहते हैं? जीवाणु भोजी किसको कहेंगे? जो जीवाणुओं को खा जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जीवाणु भोजी जो है वो लिए थे कौन? मार्था चेज और अल्फ्रेड हर्शी। ठीक है ना, अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज। इसीलिए इसको हर्शे और चेज का प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्शे और चेज का प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तो हर्शे चेज का प्रयोग जो है वो किन पे हुआ ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अब प्रयोग में इनके क्या क्या विश्लेषण निकला उसको देखने की बारी है। यहाँ हम लोग देखते हैं, चलते हैं। ये जो है हम लोगों को बताया गया है अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के प्रयोग के बारे में। ठीक है ना, जिसमें वो कौन सा जीव लिए हैं बताएं? जीवाणु भोजी और जीवाणु। जीवाणु भोजी और कौन? जीवाणु। जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। कौन कोलाई? इस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई जीवाणु लिए हैं और जीवाणु भोजी लिए हैं। देखिए, जब हम लोग जीवाणु भोजी की संरचना देखेंगे ना, तो जीवाणु भोजी की संरचना में दो मुख्य चीज़ें दिखाई देती है। एक प्रोटीन का आवरण, ठीक है, प्रोटीन का खोल, और प्रोटीन के खोल को इसमें किस रंग से दिखाया गया है? लाल रंग से दिखाया गया है। और दूसरा जो पदार्थ मिलता है वो मिलता है आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए। जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? डीएनए। और टीएमवी में, टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए पाया जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। और जितने रेट्रोवायरस होते हैं उनमें भी आरएनए पाया जाता है। ठीक है, पशु विषाणुओं में क्या पाया जाता है? आरएनए। तो देखें हम लोग कि इनका एक प्रोटीन का खोल हो गया और एक क्या हो गया? डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ। दो ही चीज़ें होती हैं इनमें। किन में? जीवाणु भोजियों में। और ये देखें हम लोग, ये जीवाणु हो गया, तो जीवाणु में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका खुद का आनुवांशिक पदार्थ और एक होता है उसका क्या चीज़? कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग चले समझते हैं। इन्होंने दो काम किया, दो काम किया इन्होंने। कौन कौन सा बताएं? रख देना है उसको उठा के। देखिए हम लोग दो जो है चीज़ें इसमें दिखती हैं हम लोगों को। ठीक है ना, दो चीज़ें दिखती हैं और दोनों चीज़ों में पहला हो गया क्या चीज़ बताएं? प्रोटीन का खोल, आवरण। तो अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज, ठीक है ना, दोनों चीज़ों को जो है एक एक बार क्या किए? विकृत किए। किससे विकृत किए ये देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जीवाणु भोजी का ये जो प्रोटीन संपुट था ना, प्रोटीन का कैप्सूल, इस प्रोटीन के कैप्सूल को S35 से इन्होंने विकृत कराया। किससे? S35, सल्फर। ठीक है ना, सल्फर का एक आइसोटॉप था ये। ठीक है ना, आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी में। तो रेडियो एक्टिव करवाए थे ये प्रोटीन कोट को। किससे रेडियो एक्टिव करवाए थे? सल्फर 35 से। किससे करवाए थे? सल्फर 35 से। और फिर एक बार देखें, दूसरे इवेंट में इन्होंने इसके डीएनए को विकृत कराया था। डीएनए को किससे विकृत कराया था? P32, फॉस्फोरस 32 से। डीएनए में फॉस्फोरस होता है, इसलिए फॉस्फोरस 32 से करवाए थे ये। डीएनए में क्या उपस्थित होता है? फॉस्फेट होता है ना जी, कल भी हम लोग पढ़े थे। तो डीएनए में फॉस्फेट होता है, इसलिए ये फॉस्फोरस 32 से विकृत करवाए थे। किसको? डीएनए को। और इसके जो है प्रोटीन कोड को किससे? सल्फर से।
AS35 से करवाए थे, समझ में आया ना। तो अब दोनों इवेंट्स में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो देखें, एक बार जो है बताया गया है कि जब ये प्रोटीन खोल को करवाए थे, जब जीवाणु जो है इस पर इन्फेक्शन करता है। देखें, इनका प्रयोग जो है 3 चरण में चला था। अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का प्रयोग कितने चरण में चला था? पहला चरण कौन था? संक्रमण। दूसरा चरण कौन था? तीसरा चरण कौन था? अपकेंद्रण, ठीक है ना। पहला चरण कौन था? संक्रमण। दूसरा अनावरण। तीसरा अपकेंद्रण, ठीक है। तो अब देखें तीनों स्टेप्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को बताया गया है कि जब ये जीवाणु भोजी आके अटैक करता है, किस पे अटैक करता है? जीवाणु पर। तो जीवाणु पे अटैक करने के बाद ये अपने DNA को भेज देता है। किस में भेज देता है? जीवाणु के अंदर, ठीक है। जीवाणु के अंदर DNA को भेजता है। प्रोटीन का खोल जो है वो बाहर ही रह जाता है। प्रोटीन का खोल जो है कहाँ रह जाता है? बाहर रह जाता है। प्रोटीन का खोल केवल तब काम आता है जब इसको जो है संक्रमण करवाना है, ठीक है ना। अब ये देखें, अपना जीवाणु अपना DNA भेज दिया है यहाँ पे। ये जो है उसका DNA हो गया किसका? जीवाणु का। तो जीवाणु का DNA और विषाणु का DNA दोनों अब मिक्स होंगे। तो दोनों के मिक्स होने को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? ब्लेंडिंग। क्या कहेंगे? ब्लेंडिंग। यहाँ पे अनावरण लिखा हुआ है इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है देखें, ये सेंट्रीफगेशन। सेंट्रीफगेशन यानी अपकेंद्रण। अपकेंद्रण की प्रक्रिया में क्या होगा ना कि इसमें बहुत सारे DNA बन जाएंगे जीवाणु भोजी के, क्योंकि ये एस्चेरिचिया कोलाई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ये तो प्रोटीन खोल हट गया है। प्रोटीन खोल साइड हो जाने के बाद, प्रोटीन खोल को ही हम लोग विकृत कराए थे। तो इनको चेक करना था कि वो विकिरण इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो देखा गया कि जीवाणु में और जीवाणु भोजी के DNA में कहीं भी विकिरण नहीं मिला, अर्थात AS35 की मात्रा नहीं मिली, ठीक है। जबकि इसमें देखे क्या हुआ, इसमें वो किसको विकृत कराए थे? DNA को। जब ये जीवाणु भोजी संक्रमित किया जीवाणु को, अपना DNA भेज दिया इसके अंदर, उसका ब्लेंडिंग हुआ और ब्लेंडिंग के बाद जो है क्या चीज़? मल्टीपल कॉपीज़ बने। तो इनके कॉपीज़ में जो है हम लोगों को मिला, क्या मिला बताएं? P32। क्या मिला इसमें? फॉस्फोरस 32 मिला। और ये देखें, ये साइड हो गया, समझ में आया ना। कौन? प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड जो है वो हट गया। फॉस्फोरस 32 जो है मिल गया था। फॉस्फोरस 32 इनमें मिला था, समझ में आ रहा है ना। तो फॉस्फोरस 32 का मिलना जो है वो क्या कहलाएगा कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि ये अवशेष लेके कैरी कर रहा है। DNA में विकिरण जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन देखने को मिलता है। तो जितनी कॉपीज़ बनेंगी इसकी, उन सब में फॉस्फोरस 32 आएगा। तो फॉस्फोरस 32 का आना ये सिद्ध करता है कि प्रोटीन जो है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि कौन आनुवांशिक पदार्थ है? DNA। तो ये था हमारा किनका प्रयोग बताएं? अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का प्रयोग। समझ में आया ना? अल्फ्रेड हर्शी और किसका? अगला देखें हम लोग, टॉपिक क्या दिया है? आनुवांशिक पदार्थ के गुण। DNA बनाना नहीं है, DNA बनाम वर्सेस, ठीक है। वर्सेस हम लोग समझते हैं ना जी। हाँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अभी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट कि होगा कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, सही है। हाँ, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ। हर छक्के पे जो है वो गोली चला देगा सर। देखिए, अगला टॉपिक जो है क्या देखेंगे हम लोग? आनुवांशिक पदार्थ के गुण। तो DNA बनाम क्या चीज़? RNA हो जाएगा। DNA बनाम RNA में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ विषाणुओं में क्या पाया जाता है बताएं? किस में पाया जाता है? अभी हम लोग नाम लिए थे इसका, TMB हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। और एक और है बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरियोफेज क्यूबीटा, ठीक है। ये सब जो है ऐसे विषाणु है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन होता है? RNA होता है। तो क्या हम लोग DNA में और RNA में कुछ अंतर बता सकते हैं? अभी के लिए जो है कुछ अंतर तो हम लोगों को बताना होगा, बिल्कुल बताना होगा। एक तरफ RNA और एक तरफ क्या चीज़? DNA। बताएं, शॉर्टकट में अंतर बताएं।
सबसे पहले तो इसका पहचान लिखें। कितना होता है? एक रज्जुक होता है इसमें। आरएनए में कितना रज्जुक होगा? ऐसे ही ना हम लोग बनाए थे आरएनए को। और डीएनए में क्या होता है? 2 रज्जुक होता है। देखें, ऐसे नहीं एक ही बार पूरा डिटेल में हम लोग घुस जाएंगे, नहीं, पहले आसान से शुरू करेंगे एकदम, ठीक है ना। डीएनए में कितना रज्जुक होता है? 2 रज्जुक होता है। तो ये एकदम सिंपल सा अंतर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग, हाँ, इनका फुल फॉर्म भी डाल सकते हैं हम लोग। ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये कौन होते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया ना? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिख पाएंगे ना? इसमें राइबोज शर्करा होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। घर पे वीडियो जो है पॉज करके हम लोग लिख लेंगे ये सब। राइबोज शर्करा, और इसमें कौन शर्करा? अगला अंतर जो हम लोग लिख लेंगे कि इसमें AUGC होता है, और इसमें क्या होता है? ATGC होता है। समझ में आया ना? एक और लिख लेंगे, हाइड्रोक्सिल, हाँ, इसके सेकंड प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक, और इसमें हाइड्रोजन होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक और देखें हम लोग, एक और अंतर लिख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? सक्रिय होता है, किसी भी अणु को अपने अंदर जोड़ सकता है। और ये जो होता है थोड़ा कम सक्रिय होता है। समझ में आया ना? सक्रिय तो ये भी होता है, लेकिन थोड़ा कम सक्रिय होता है। तो अंतर निकाला जाए तो 10-15 अंतर हम लोग आराम से लिख लेंगे। इतना पढ़ लिए हैं, समझ में आया ना? लेकिन उतना नहीं लिखना है हम लोगों को। कम से कम कितना अंतर याद रखना है? 5 से 6 अंतर याद रखना है। 5 से 6 अंतर हम लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, रासायनिक अंतर, वही सब मिला के हम लोग लिखे हैं। हाँ, देखें यहाँ लिखा है, सेकेंड प्राइम पोजीशन पर कौन समूह मिलता है? हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग देखे थे। और डीएनए में जो है, अच्छा, ज़्यादा अस्थाई कौन होता है, डीएनए की आरएनए? डीएनए जो है वो अधिक अस्थाई होता है। डीएनए क्या होता है? अच्छा, दोनों में से किसको बढ़िया आनुवांशिक पदार्थ माना गया है? डीएनए को अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है। दोनों न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए को अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है। क्यों? सवाल है, क्यों? क्यों माना गया है, बताएं। डीएनए जो होता है ये कम सक्रिय होता है, अपने आप में बदलाव जो है वो बहुत कम लाता है, धीरे धीरे बदलाव को लाता है। तो धीरे धीरे बदलाव को लाता है, इसलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और इसको, आरएनए को अच्छा आनुवांशिक पदार्थ नहीं कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से हो गया हम लोगों का क्या चीज़, बताएं। आरएनए संसार है, तो आरएनए संसार में से हम लोगों को ज़्यादा कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, बताएं। प्रतिकृतिकरण, ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये देखें, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट लोग कौन थे? क्या बताए थे ये लोग? डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, इसकी जो प्रतिकृति होती है, किस विधि से होती है? अर्ध संरक्षित, सेमी कंजर्वेटिव। अब ये सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, इसको पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक कोशिका है और उस एक कोशिका में एक डीएनए हो गया। समझ में आया ना? तो एक डीएनए हो गया। जब ये कोशिका बड़ी होगी, परिपक्व होगी, और परिपक्व होने के बाद विभाजित होगी, तो विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाएगी, बताएं। 2 कोशिकाएं बनाएगी। विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 2 कोशिकाएं बनाएगी। यहाँ हम लोग बना लेते हैं। समझ में आया ना? विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बना लेगी? 2 कोशिकाएं बनाएगी। ये हम लोग देखें पुत्री कोशिकाएं, ठीक है ना। ये दोनों पुत्री कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं में भी क्या होगा? डीएनए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डीएनए होगा, लेकिन वो किसका कॉपी होगा? इस वाले का ही कॉपी होगा। समझ में आ रहा है ना? अब समझने वाली बात ये है कि जनक के डीएनए का कितना कितना परसेंट जो है इसमें जाएगा, दोनों कोशिकाओं में? 50-50%। समझ में आया ना? 50-50% जो है जनक के डीएनए का दोनों ही कोशिकाओं में जाएगा। जैसे देखें,
ये 2 कोशिकाएं हो गई और दोनों कोशिकाओं में जो है हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ जा रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है। तो ये जो जनक का डीएनए है, जनक के डीएनए में कितने रज्जुक हैं? दोनों में से एक एक बढ़ जाएगा दोनों कोशिका में, और दूसरा वाला जो रज्जुक होगा ना वो नया बनेगा। क्या होगा? वो नया बनेगा। वो जनक का नहीं होगा, वो किसका होगा? नया। ठीक है ना, वो नया डीएनए बनेगा। समझ में आ रहा है ना? जनक के डीएनए का कितना कितना रज्जुक जो है दोनों कोशिकाओं में जाएगा बताएं? 50-50%। एक एक रज्जुक जो है दोनों में जाएगा। मतलब इसके अंदर 100% मटेरियल है, उस 100% का कितना परसेंट इसमें जा रहा है? 50%, और 50% इसमें आ रहा है। तो दोनों में 50-50% जो है आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? दोनों में कितना कितना स्थानांतरित होता है? 50-50% जो है आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, अर्ध संरक्षी विधि। क्या कहते हैं? अर्ध संरक्षी विधि। क्योंकि ये जो है जनक के डीएनए का कितना परसेंट संरक्षित किया हुआ है? 50%, आधा। इसलिए इसको कहा जाता है क्या चीज़? अर्ध संरक्षी विधि। ये भी जो कोशिका है ये भी जनक के डीएनए का कितना परसेंट संजो के रखी है? 50%। तो इसको भी कहा जाएगा क्या चीज़? अर्ध संरक्षी विधि। तो इसको अर्ध संरक्षी विधि जो है कहा जाता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है बताएं? अर्ध संरक्षी विधि द्वारा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिवली होता है। इस बात को किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। कब बताए थे? 1953 में। 1953 में इस बात की खोज हुई थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे इसको, इसके रेप्लिकेशन को। कल के क्लास में देखा जाए क्या? या फिर देखें हम लोग थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये देखें हम लोग सन 1958 में एक और प्रयोग हुआ। किसके द्वारा? मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन अस्सेल। ठीक है ना? और ये प्रयोग जो है उच्च जीवों जैसे पौधों में और किस में? मानवों में किया गया। ठीक है ना? पौधों की कोशिका ये उच्च स्तरीय कोशिका होती है। मनुष्यों की भी कोशिका क्या होती है? उच्च स्तरीय कोशिका होती है। तो इसमें लिया क्या गया कि डीएनए जो लिया गया ना वो 2 तरह से, ये देखें एक जो है नाम हम लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा, डीएनए के घनत्व की जानकारी। ठीक है ना? डीएनए की घनत्व की जानकारी किससे मिलती है? सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट से मिलती है। यहाँ हल्का डीएनए और भारी डीएनए दोनों को मापना हो तो उसमें सहारा लेना होगा किसका? सीजियम क्लोराइड, CaCl। ठीक है ना? ये CaCl की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। CaCl की ज़रूरत जो है वो कहाँ पड़ती है? ये है मेसेल्सन और अस्थल का प्रयोग। मेसेल्सन और अस्थल का प्रयोग कब हुआ था? 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। देखिए जहाँ पे एक भारी डीएनए को लिया गया था। भारी डीएनए को किससे सूचित किए हैं हम लोग? 15N से, और इस पे अपकेंद्रण बल लगाया गया है। ठीक है ना? तो ये अपकेंद्रण बल। ठीक है? ये जो 15N वाला डीएनए है, 15N वाला नाइट्रोजन वाला डीएनए है। ठीक है? ये डीएनए किसका है? ई कोलाई का है। किस जीवाणु का है बताएं? ई कोलाई का है। किस जीवाणु का है? ई कोलाई का है। तो इस ई कोलाई के डीएनए को दिया गया कितना? 20 मिनट। कितना दिया गया? 20 मिनट दिया गया। अब 20 मिनट देने के बाद ये क्या करेगा? हम लोग जानते हैं डीएनए जो है वो डबल हो जाता है एरिशिया कोलाई का। कितने देर में? 20 मिनट में। तो 20 मिनट में ये डबल हुआ। देखिए लाल वाला स्ट्रैंड से ये जनक का डीएनए दिखाया गया है। तो जनक का डीएनए 2 डीएनए बनाएगा, 2 पुत्री डीएनए बनाएगा, और दोनों पुत्री डीएनए में जनक के डीएनए का कितना कितना जाएगा? 50-50% जाएगा। एक रज्जुक देख रहे हैं हम लोग, लाल वाला इसमें आ गया है, एक रज्जुक लाल वाला इसमें आ गया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया हम लोगों का 15N डीएनए, और ये हो गया क्या चीज़? 14N डीएनए। समझ में आ रहा है ना? 15N का मतलब हो गया लाल वाला जनक के पास से जो आया था, और 14N जो नया बना है, हल्का डीएनए जो बना है। समझ में आया ना? तो इसमें एक रज्जुक हल्का है, एक रज्जुक क्या है? भारी है। ठीक है?
अब फिर इसको जो है और 20 मिनट दिया गया, और 20 मिनट दिया गया, यानी टोटल कितना मिनट हो गया? 40 मिनट हो गया। तो 40 मिनट में आप देखें इसका जो रेप्लिकेशन होगा, इसके डीएनए का ये भाग है, ये 2 भाग है, देख रहे हैं ना, और इस वाले डीएनए का ये दोनों नया बना हुआ डीएनए है, देख रहे हैं। इस वाले डीएनए से जो डीएनए बनेगा उसमें एक लाल वाला झुक जाएगा और एक कौन सा जाएगा? हरा वाला। लाल वाला यानी भारी वाला, ये 15N डीएनए है, और हरा वाला मतलब 14N डीएनए, हल्का वाला डीएनए। अब फिर जो नया बनेगा वो भी हल्का वाला होगा। तो इसके पास एक 15 हो गया, एक 15 हो गया, और एक कौन हो गया? 14 हो गया। और इसके पास दोनों कौन हो गए? 14N वाले हो गए, 14 नाइट्रोजन वाले डीएनए। और इसके पास क्या हो गया बताएं? एक हो गया हम लोगों का 15N, और एक हो गया कौन सा? 14N। और यहाँ पे दोनों कौन सा हो जाएगा? 14N डीएनए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 14N डीएनए हो जाएगा। अब इसको सवाल है कि मापेंगे कैसे, तो वही सीजियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सीजियम क्लोराइड में जब इस डीएनए को रखा जाएगा तो ये भारी होता है। 15N वाला डीएनए क्या होता है? भारी होता है। तो 15N वाला डीएनए क्या हो जाएगा? ये नीचे बैठ जाएगा, देख रहे हैं ना, नीचे बैठ जाएगा। और ये देखें, ये संकरित डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए है। तो हाइब्रिड डीएनए में एक हल्का रज्जुक, एक भारी रज्जुक, ये बीच में तैरेगा। समझ में आया ना? और ये देखें यहाँ पे 2 डीएनए मिले हैं, एक हाइब्रिड वाला और एक हल्का वाला। तो हल्का वाला तो एकदम ऊपर आके तैरेगा, और भारी वाला जो है वो जो थोड़ा भारी है, हाइब्रिड है, वो इसके नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से सीजियम क्लोराइड की सहायता से हम लोग इसके भार को माप लेते हैं। समझ में आया ना? तो ये भी प्रयोग सिद्ध करता है कि जनक के डीएनए का कितना कितना % जो है संतति डीएनए में आता है? मात्र 50% 50% जो है वो संतति डीएनए में आता है। बाकी का 50% क्या होता है? नया होता है। बाकी का 50% नया बना हुआ डीएनए होता है। तो ये प्रयोग किनका था बताएं? हाँ, फ्रैंकलिन अस्सल और मैथ्यू मेसलसन। नहीं लिखा है? यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन अस्सल। ठीक है ना? इन लोगों का पूरा नाम याद रखेंगे। मैथ्यू मेसलसन और क्या चीज़? फ्रैंकलिन अस्सल। कल पढ़ेंगे हम लोग रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसे होता है, इसकी कार्य प्रणाली और एंजाइम कौन कौन होते हैं।